नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे धानों के गीत। धानों के गीत में उसको पढ़ चुके थे, उसका भावार्थ भी कर चुके थे हम लोग, उसकी व्याख्या कर चुके थे। क्या उसमें कहा है किसानों ने कैसे स्वागत किया है बादलों का। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इसका अभ्यास। ठीक है, आज की क्लास है इसके अभ्यास की। तो जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, गीतों से जो करने की बात है वो तो आप स्वतः करिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे द्वारा करवाया जाए, वो आपको स्वतः करना है। और गीत से है प्रश्न कि बादल का स्वागत कौन कौन बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं। तो बादल का स्वागत कौन कौन लोग कर रहे हैं। एक तो किसान कर रहा है, ठीक है। एक तो कौन कर रहा है, किसान लोग कर रहे हैं बादल का स्वागत। फिर सुबह अर्थात एक तो हो गया आपका किसान लोग कर रहे हैं, दूसरा भोर यानी सुबह कर रहा है। फिर धूप ढलने पे जो है किसान का स्वागत हो रहा है, बादल का स्वागत हो रहा है। फिर पूजा की बेला आदि पर क्या हो रहा है, बादल का स्वागत हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने लोग कर रहे हैं, किसान, भोर, धूप, पूजा की बेला। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करिए। वैसे तो जब आपको हमने इसका व्याख्या बताई है तो इसकी करने की कोई तात्पर्य नहीं बनता है, लेकिन फिर भी चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों सूरज की सूखी रेत में। जब किसान वर्षा का स्वागत की बात कह रहा है तो वो कल्पना करते हैं ना कि जो है वर्षा हो जाएगी तो फिर चांदनी कैसी होगी। हाँ, और उस पर जब चंदा की चांदनी जब पड़ेगी उस पर गेहूं की बालियों पे तो कैसा लगेगा। हाँ, और फिर जब सूरज की सूखी रेत, जब सूरज का प्रकाश सूखी रेत पे पड़ेगा तो कैसा लगेगा। तो वर्षा के पूर्व की बात हो रही है, वर्षा के बाद नहीं, वर्षा के पूर्व की कल्पना कर रहा है। फिर वर्षा का स्वागत करता है, बादल का स्वागत करने की बात कह रहा है। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या है कि चंद्रमा की चांदनी धान की कोमल बालियों पर और सूरज सूखे रेत में प्रकाशित होगा। ठीक, इसका अर्थ क्या है, यही है। और यदि आप इसका भावार्थ लिखने को आता है, एक लाइन दे दिया और कहा कि आप भावार्थ लिखिए, तो और भी उपयुक्त होगा, और भी अच्छा कब होगा, जब आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप संदर्भ, फिर उसके बाद भावार्थ। तो संदर्भ, ये लाइन, संदर्भ, फिर भावार्थ, ये और भी उपयुक्त होगा आपके लिए जब आप जो है क्या करेंगे, जब आप इसका इस क्वेश्चन को लिखेंगे अपने एग्जामिनेशन में। ओके, वैसे ही दूसरा एक ख है कि संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ भोर हुए धन खेत। तो संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर भावार्थ लिखेंगे। तो संध्या समय नमी से आंखें गीली हो जाएंगी। अब किसान क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। हाँ, कि मतलब इतना सारा हमने सारा कार्य कर दिया है, अब जो है बारिश भी हो गई, अब बारिश हो जाने के बाद भोर में हमें धान उगे हुए मिलेंगे। तो उससे वो सोच कर ही उसकी क्या, संध्या के समय क्या हो जाएगा, उसकी आंखें नम हो जाएंगी, उसकी आंखें भावुकता से गीली हो जाएंगी। और सुबह खेत दिखाई पड़ेंगे, और सुबह धन रूपी खेत दिखाई पड़ेंगे, मतलब हरियाली दिखाई पड़ेगी। ठीक, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे धान दिए की बेल। शाम के समय ज्वार, ठीक है, शाम के समय ज्वार या धान झरेंगे, ज्वार। और रात्रि में धान के खेत लहलाएंगे, और रात्रि में क्या लहलाएंगे, धान के खेत लहलाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या कहती है, धान दिए की बेल, जब दिए जलने लगेंगे, दिए मतलब रात्रि में धान के खेत लहराएंगे, और ऐसा लगेगा कि धान
धान कैसा लगेगा? धान बेर के समान लगेगा। ठीक है, बेर जैसा फल होता है ना, तो वो ऐसा बेर के समान फल की भांति लगेगा। एक लाइन और जोड़ लीजिए कि उस समय धान की जो बालियां होंगी वो बेर की भांति लगेंगी। एक लाइन और इसमें और ऐड कर लीजिए कि शाम के समय ज्वार और रात्रि में धान के खेत लहलाएंगे और उस समय धान की बालियां बेर के समान प्रतीत होंगी। ठीक है, बेर भी तो है शब्द। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धान को प्राण क्यों कहा गया है? धान को किसान के लिए धान प्राण के समान है भाई। क्यों ना हो भाई, वो उसी पर तो डिपेंड है। हाँ, धान पर ही तो किसान क्या है, पूर्ण रूप से डिपेंड हो गया है। समझा कर इसको लिखना है आपको। तो बच्चों, धान को प्राण इसलिए कहा गया है कि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार क्या है? चावल है। एक बड़ी जनसंख्या का आधार क्या है? चावल है। इसी कारण से धान को प्राण कहा गया है। और हाँ, उसी पर जो है आधी से ज़्यादा जनसंख्या डिपेंडेड है। और क्या होना है? किसान है। फिर है धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। ये उगेंगे, कपेंगे, पकेंगे, तीनों पंक्तियों में भावार्थ की तुलना करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, पकेंगे, कपेंगे का आशय क्या है। तो उगने से तात्पर्य जमने से है। जब उगेंगे, जमेगा तभी तो उगेगा। ठीक है, उगने से तात्पर्य जमकर उगना। हाँ, जमना, जमेगा तभी उगेगा। और फिर कपने से तात्पर्य लहलहाने से, हिलने से। और पकेंगे मीन्स पक जाना। ठीक, इस तरह से आप भी कविताएं बना सकते हैं। ठीक, जिसका तुकांत हो, जिसका अंत तुक में हो, वैसे ही सेंटेंस, वैसे ही कविताएं आप भी बना सकते हैं। कोशिश करेंगे तो एक टॉपिक ले लीजिए और कोशिश करिए बनाने की। ओके, तो ये हो गया आपका। हाँ, अब ये देखिए भाषा की बात। भाषा की बात में क्या है कि जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे संझा पुकारेगी, कहने का तात्पर्य ये है कि जो निर्जीव चीज़ है, कैसी चीज़ है? जो आपकी निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, ऐसी वस्तु जो होती है उसको एक मानव का आधार दिया जाए। ठीक है, जैसे मानव उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस तरह से एक निर्जीव वस्तु को बुलाया जाए, कहा जाए, तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब यह क्या कह रहा है? संझा पुकारेगी। अब सांझ के क्या हाथ पैर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन क्या है? संझा पुकारेगी। तो इसको संझा को क्या एक मानव का रूप दिया गया ना, इस कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया यहाँ पे। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। इसकी तरह कविता में मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखिए। बहुत सारे हैं भाई, डगरियाँ हैं। और देखिए इसमें है बादल आना जी। ठीक, बादल आना जी, बादल कोई चल के आएगा लेकिन कहते हैं बादल आना जी, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। डगरिया पुकारेंगी, डगरिया मतलब रास्ते पुकारेंगे, तो रास्ते तो पुकार नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कह दिया कवि की भाषा में डगरिया रास्ते पुकारेंगी, तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। तुलसी वन झरेंगे, तुलसी के वन झरेंगे, तुलसी का पेड़ झरेगा तो वो तो स्वतः की क्रिया है। तुलसी वन झरेंगे में क्या है? वह स्वतः की क्रिया है। वह जो है खुद थोड़ी झरता है, वो तो स्वतः होता है। तो इसमें भी क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। ज्वार झरेंगे, ज्वार क्या खुद झर जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो स्वतः की क्रिया है। हाँ, वो खुद नहीं झर सकता, तो इसमें भी ज्वार झरेंगे, ये क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। इस तरह आप समझ गए होंगे कि मानवीकरण अलंकार बहुत ईजी है। निर्जीव वस्तु में सजीव की कल्पना करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों? तद्भव तत्सम। नेक्स्ट है आपका
तद्भव और तत्सम। कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कविताओं में तद्भव, पहले जो तद्भव से ही प्राण आ जाते थे, क्या हो जाते थे, प्राण आ जाते थे। तद्भव शब्दों का ही लगभग प्रयोग किया जाता था। जैसे प्राण और चंदा, देखो प्राण आ भी गया, प्राण और चंदा, इनका तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा बनेगा। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों को छांटिए और उनका रूप लिखिए। जानते हैं बच्चों तद्भव और तत्सम होता क्या है? तद्भव, ध्यान से देखिए पहले तद्भव, हाँ, जैसे कि कहते हैं हम तद भाव, तद मीन्स होता है, तद मीन्स होता है उसके, तद मीन्स उसके, और भाव मीन्स उत्पन्न। फिर से करते हैं, पहले लिख लीजिए तत्सम, तत्सम, तत्सम का जो विच्छेद क्या हो गया बच्चों? तत्सम का विच्छेद हो गया तत्, ठीक है, तत् धन सम, तत् मीन्स उसके, तत् मीन्स उसके, और सम मीन्स समान। तो उसके, उसके किसके, उसके किसके, उसके का मतलब होता है संस्कृत के, उसके का मतलब किसे है? संस्कृत के, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। तो ये हो गया संस्कृत के समान, यानी कि शुद्ध। जो संस्कृत के समान है वो कैसा है? शुद्ध है। जो संस्कृत के समान है वो शुद्ध है। और तद्भाव, तद्भाव, अब हम बोलें तद, अब हम बोल रहे हैं तद्भाव, एक मिनट, तद्भाव, ठीक है। और तद्भाव को हम विच्छेद करते हैं तो हो गया तद, तद्भाव। द को त कर लीजिए, द को त कर लीजिए, भाव जब आप इसका वो करेंगे, विच्छेद करेंगे, बोलेगा तत् भाव प्लस भाव। तत् मीन्स होता है उसके, उसके का मतलब आप समझ गए, उसके का मतलब होता है संस्कृत से। भाव मीन्स होता है उत्पन्न, क्या होता है? उत्पन्न। अब भाव मीन्स होता है उत्पन्न और संस्कृत से उत्पन्न। अब जो भी चीज़ किसी से उत्पन्न होगी, जब भी कोई भी चीज़ किसी से उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगी? वो अशुद्ध हो जाएगी ना, और समान होगी तो शुद्ध होगी। हाँ, जब कोई भी चीज़ किसी से निकली, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? शुद्ध होगी, अशुद्ध होगी। निकल रही है तो अशुद्ध है, यदि कोई चीज़ निकल रही है तो वो अशुद्ध है, और यदि किसी चीज़ के बराबर है तो वो क्या है? शुद्ध है। तो तत्सम उसके समान, संस्कृत के समान, तो वो शुद्ध है। और तद्भाव संस्कृत से उत्पन्न अर्थात अशुद्ध है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। तो तद्भाव ये जो है अशुद्ध है, और तत्सम ये क्या है? शुद्ध है। तो ये देखिए, जैसे प्राण का प्राण हो गया, प्राण अशुद्ध था तो इसको बोले हम तद्भाव। चंदा अशुद्ध था तो इसको हम बोले तद्भाव। प्राण शुद्ध है तो इसको हम बोले तत्सम। चंद्रमा शुद्ध है तो इसको हम बोलेंगे तत्सम। तद्भाव तत्सम। सूरज, सूरज बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम जो भी कुछ बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? अशुद्ध बोलते हैं। तो लगभग हम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत से जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? शुद्ध शब्द होते हैं। सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य। सूर्य तत्सम है। सूखी, शुष्क, ठीक, सूखा, शुष्क। सूखा तो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं ना, और शुष्क क्या है? संस्कृत शब्द है। खेत, खेत नहीं क्षेत्र। अब बच्चों हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा क्षय, क्ष, ये क्ष शब्द ही शुद्ध है, ठीक है। दो व्यंजन से मिल के बना है। श किससे किससे मिल के बना है? क और ताल मूर्धन्य श से, इन दोनों से मिलकर के बना है क्ष। ये शुद्ध, जहाँ भी ये शब्द आ जाए ना,
और जिस भी शब्द में, तो वो आप समझ जाइए कि ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है। खेत क्षेत्र, सांझ संध्या, दिए दीपक। ठीक है। अब ये देखिए, ठीक, इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये आपका ख़त्म भी हो गया है, ये आपका जो है अभ्यास ख़त्म भी हो गया है। तो ये वीडियो जो है यहीं पे क्लोज़ हुई, ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उसके पहले जैसे हम हमेशा कहते हैं आपसे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए बच्चों, लाइक करिए। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, सिर्फ देख भर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगली वीडियो है वो आपको मिल जाए। हाँ, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे आकर के आप अपनी स्टडी को और अच्छे से बेटर बना सकते हैं। और इसके बाद ही हम एक आगे का चैप्टर और डालेंगे, कुछ टाइम बाद ही एक वीडियो और आएगी आपकी, हिंदी विश्व शांति की भाषा है, और उसको भी ज़रूर देखिएगा आप। और वो थोड़ी देर में आपकी ये वीडियो भी आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।